हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन जोन। आज हम पढ़ने वाले हैं द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन आ ग्लोबल विलेज। पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन वगैरह जान लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, इसके थोड़े इफेक्ट्स वगैरह। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स द वे दैट पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बिकम मोर कनेक्टेड पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। इसका मतलब ये है कि जो पीपल्स है ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो कनेक्टेड हो चुके हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली विथ ईच अदर। जो टेक्नोलॉजी हमें मिली है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उससे ऐसा लगता है जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड है वो श्रिंक हो चुका है। पहले हम बुल कार्ट का यूज़ करते थे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अगर हम ट्रैवल करें बाय थ्रू एयर तो हमें बहुत कम टाइम लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि ना हमारा जो वर्ल्ड है वो श्रिंक हो चुका है। अगर कोई पर्सन है 20th सेंचुरी का और अगर वो 21st सेंचुरी में आ जाता है तो उसे ऐसा लगेगा पता ही नहीं वो कहाँ आ गया, उसे एक जादू सा लगेगा। बिकॉज़ ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं ये 100 साल पहले नहीं थी। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस जो हुई है वो सिर्फ 100 साल के अंदर ही अंदर हुई है। अब हम जानते हैं ग्लोबल विलेज के बारे में। तो जो टर्म है द ग्लोबल विलेज, इसे दिया है MC लुहान ने, जो कि बहुत ही ज़्यादा जाने पहचाने इंग्लिश टीचर थे ऑफ द 20th सेंचुरी। ये एक कनेडियन प्रोफेसर थे ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बट ही वॉज आल्सो कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट एंड फिलोसोफर। जो टर्म है द ग्लोबल विलेज वो इसलिए कहा गया है बिकॉज जैसे कि विलेज में होता है ना, किसी के घर हुआ छोरा गाँव में ढिंढोरा, ऐसे ही हो गया आजकल भी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसी देश में अगर कुछ होता है तो वो पूरे वर्ल्ड में पता चल जाता है। एन आर्डियस जर्नी जस्ट ओवर 100 years एगो। अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो एक लेटर को इंडिया से ब्रिटेन जाने में बाय सी 3 वीक्स, इसका मतलब 21 डेज लग जाते थे। एस चंद्रशेखर जो कि एक एस्ट्रोफिजिस्ट थे, उनके ग्रैंडफादर ने एक जर्नी की थी तिरुचिरापल्ली से लेकर विशाखापट्टनम तक की, तो उन्हें 21 डेज़ लग गए। लेकिन जब यही जर्नी उनके फादर ने करी थी नेक्स्ट ईयर, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक दिन लगा था। बिकॉज जब उनके ग्रैंडफादर ने ये जर्नी तय करी थी तब उस टाइम पर रेलवे रोड जो थे वो बनना स्टार्ट ही हुए थे। उस एक साल में हम इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो गए कि जिस चीज़ को 21 दिन 21 डेज 3 वीक्स लग रहे थे उसको सिर्फ और सिर्फ एक दिन लगा। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एज अ डे इन आवर लाइव्स। फेडरिक विलियम ने अपने ऐसे द 360 सेंचुरी डे में, जो 360 सेंचुरीज़ है उनको एज अ डे में कंपेयर करा है और बताया है कि 2 लाख ईयर्स पहले होमोसैपियंस का ओरिजिन हो चुका था और 1 लाख साल पहले वो अफ्रीका से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड हो चुके थे। और अराउंड 34,000 BCE टू 10,000 BCE के बीच में हमें होमोसैपियंस ने जो केव पेंटिंग बनाई थी वो मिलना स्टार्ट हो गई थी फ्रांस, इटली एंड स्पेन और इंडिया में भी भीमपेटका नियर भोपाल में। जो क्रो मैग्नम मैन थे, इन्हें द ऑथर ऑफ द केव पेंटिंग कहा जाता था। जो क्रो मैग्नम मैन थे वो पैलियोथिक पीरियड के मैंस को कहा जाता था। पैलियोथिक पीरियड उस पीरियड को कहा जाता है कि जब होमोसैपियंस ने केव पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट करे थे। उन्हें सिर्फ केव पेंटिंग ही नहीं बनाना आता था, तब तक उन्होंने फायर लगाना भी सीख लिया था। इतना ही नहीं, वो लोग बोन्स और वुड से टूल्स बनाते थे फॉर हंटिंग। फेडरिक विलियम ने एक टेबल दिया था जिसमें कि ये दिखाया गया था कि 360 सेंचुरीज़ को एज अ डे में शो किया गया है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि मिडनाइट 12 बजे होमोसैपियंस का ओरिजिन हुआ, फिर सुबह के 8 बजे उन्होंने केव पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट करा, फिर 12 बजे नून में कुछ नहीं, 6 बजे कुछ नहीं, फिर रात में 8 बजे उन्होंने राइटिंग सीख ली, मतलब कि राइटिंग का ओरिजिन हुआ। 1138 पर प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ था। 600 CE में चाइना में हुआ था और 1453 CE में वेस्टर्न वर्ल्ड में हो चुका था विद द गुटेनबर्ग बाइबल। 1153 पर टेलीग्राफ का इन्वेंशन भी हो चुका था। तो अब इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मैसेज को कहीं जाने में इतना कम टाइम लगा। लास्ट 5 मिनट्स में भी कई सारे इन्वेंशन हुए जैसे कि इस टेबल में दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 2 मिनट्स 28 सेकेंड लेफ्ट हैं और अभी भी कई सारी इन्वेंशंस करना बाकी है। नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन ये पॉसिबल हो चुका था कि अब हम ओरल से लिटरेट सोसाइटी में ट्रांजिशन करेंगे।
Before invention of printing, most peoples were illiterate. It was not expected that everyone should be able to read and write because the material in reading and writing were not available cheaply and plentifully. Before जो प्रिंटिंग मशीन का जब इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उससे पहले बहुत सारे लोग इलिटरेट थे बिकॉज ये पॉसिबल नहीं था कि हर कोई बुक्स वगैरह पढ़ सके, क्योंकि जो बुक्स वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा ही महंगी मिलती थी, हर कोई उन्हें परचेज़ नहीं कर पाता था। लेकिन अब ये पॉसिबल हो चुका था आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। जब हमारे पास बुक्स वगैरह नहीं थी तब जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था। तब गुरु शिक्षा परंपरा चलती थी जिसमें कि जो गुरु थे वो फिज़िकली प्रेजेंट होते थे और जो स्टूडेंट्स थे वो भी फिज़िकली प्रेजेंट होते थे और फिर उनको पढ़ाया जाता था। आजकल ज़रूरी नहीं है फिज़िकली प्रेजेंट होना, लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं जैसे कि हम लोग ले रहे हैं अभी। जब हमारे पास बुक्स वगैरह नहीं थी, ऑडियो वीडियो कैसेट सीडीज़ डीवीडीज़ वगैरह नहीं थे, तो जो हमारी मेमोराइजेशन की पावर थी वही टेक्नोलॉजी थी और इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन पास आउट करा जाता था। पहले डिक्शनरी होती थी संस्कृत की, द अमारा कौशल, उसे लोग मेमोराइज़ कर लेते थे और वही जनरेशन टू जनरेशन पढ़ाई जाती थी। लेकिन ये जो मेमोराइजेशन की इम्पॉर्टेंस थी इन एजुकेशन वो स्टीडली डिक्रीज होती गई बिकॉज अब हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स वगैरह पे डिपेंड होते गए, डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड होने लग गए। अब हमारे पास कैलकुलेटर है, सेल फ़ोन है, तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेमोराइज़ नहीं करते बल्कि उन्हें स्टोर कर लेते हैं अपने सेल फोन्स वगैरह में। हम उन्हें स्टोर कर लेते हैं और काम आने पर हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन है वो दूसरे कॉन्टिनेंट में रहते हैं तो हम उनके साथ टच में रह सकते हैं चैटिंग ऑन द इंटरनेट या फिर उनसे वीडियो कॉल्स वगैरह कर कर, इसे हम वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी कहते हैं। अब हम हर किसी के साथ टच में रह सकते हैं भले ही वो किसी और कॉन्टिनेंट में रहते हों वाया कंप्यूटर एंड सैटेलाइट्स। डेविड ग्रेडल का कहना था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है उनका जो एक मेजर बैरियर होगा वो होगी उनकी कॉस्ट, बट ये जो कॉस्ट है वो ड्रामेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। जो फर्स्ट ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन केबल थी वो 1956 में डाली गई थी, लेकिन इससे सिर्फ 36 कन्वर्सेशन हो सकती थी एक साथ। लेकिन जो लेटेस्ट ट्रांस अटलांटिक टेलीफोन केबल है उसके साथ हम 6 लाख कन्वर्सेशन कर सकते हैं एक साथ। ट्रांस अटलांटिक का मतलब होता है अटलांटिक के पार, यानी कि अमेरिका वगैरह में। पहले जो कॉल्स होती थी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स, उसमें ऑपरेटर का रोल होता था। पहले आप अपने लोकल ऑपरेटर से बात करेंगे, फिर वो आपके जिससे आप बात करना चाहते हैं जिस डेस्टिनेशन में, वो उसके ऑपरेटर से बात करेगा और फिर वो ऑपरेटर आपकी बात करवाएगा जिस पर्सन से आप बात करना चाहते हैं। ऐसे करके 2 मेडिएटर होते थे बिटवीन यू एंड द पर्सन यू कॉल्ड, बट टुडे यू कैन जस्ट डायल द नंबर एंड स्पीक ऑन। अब हम सिर्फ बात ही नहीं कर सकते हैं बल्कि हम दूसरे कॉन्टिनेंट्स वगैरह में जाकर रह भी सकते हैं, वहाँ काम भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि सऊदीया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं और वहाँ पे काम वगैरह करते हैं। इसे डिसएपोरिक कल्चर कहते हैं। डिसएपोरा का मतलब ही होता है स्प्रेडिंग ऑफ पीपल। इस डिसएपोरिक कल्चर की वजह से अलग अलग देशों में एक मार्केट फॉर्म हो चुकी है फॉर हिंदी फिल्म्स। काफ़ी सारे देश जैसे कि अरब, ब्रिटेन, फिजी वगैरह में हिंदी मूवीज़ रिलीज़ करी जाती हैं बिकॉज़ वहाँ पर जो इंडियंस रह रहे हैं वो लिंक्ड करते हैं अपने लैंग्वेज, हॉबी, इंटरेस्ट से। इस डिसएपोरिक कल्चर को वर्चुअल कम्युनिटीज़ भी कहा जाता है बिकॉज दैट एग्जिस्ट इन अ वर्चुअल रियलिटी क्रिएटेड बाय द इंटरनेट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंग्वेज एंड द न्यू टेक्नोलॉजीज़। आजकल हम सबके फ़ोन में शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी कि SMS सर्विस होती है। इस सर्विस की हेल्प से हम एक दूसरे को शॉर्ट मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, लेकिन हम इसमें ना ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकते। इसमें हम लोग थोड़े शॉर्ट मैसेज एक दूसरे को भेज सकते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये जो SMS सर्विस है इसने हमारी रिटन इंग्लिश को रीशेप करा है। रीशेप ऐसे करा है बिकॉज जब हम एक दूसरे को मैसेजेस वगैरह भेजते हैं तो अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करने लग गए हैं, जैसे कि GR+8 ग्रेट, L+8 लेट, 2+L टूल। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं। और भी शॉर्ट फॉर्म्स है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। जब हम किसी को प्लीज़ लिखते हैं तो हम लिख देते हैं PLS ओनली, एंड BK फॉर बैक। ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं इन्हें कहते हैं रैपस राइटिंग। अब हम इसके थोड़े पजल्स वगैरह देखते हैं फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पज़ल है और इसका आंसर है आई शैडो। ओके, नेक्स्ट पज़ल देखते हैं। इसका आंसर है बा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यस सर 3 बैग फुल। अब जो नेक्स्ट पज़ल है इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आप सब कमेंट में देना। ओके,
इसी के साथ हमारे वीडियो और लेसन दोनों फिनिश हो चुके हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।